तारीख थी 16 दिसंबर 2012। ये वो काली रात थी जिसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया था। ज्योति सिंह एक 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट जिसके हाल ही में कॉलेज एग्जाम्स खत्म हुए थे। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ज्योति एक डॉक्टर बनना चाहती थी जिसमें उसकी फैमिली उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी। ज्योति की माँ आशा देवी जी जो कि एक हाउसवाइफ थी। ज्योति के पिता बद्रीनाथ सिंह जी जो कि डबल शिफ्ट करते थे अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। भले इन लोगों की आमदनी कम थी लेकिन ये अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। लेकिन फिर इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा तूफान आता है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर आती है वो 16 दिसंबर की काली रात। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं 16 दिसंबर की उस रात के बारे में जिसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। इस वीडियो में बात करते हैं निर्भया की। अगर किसी को नहीं पता, इंडियन लॉ के हिसाब से किसी भी रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता किसी के भी सामने, इसलिए मीडिया ने उसका नाम निर्भया रखा जिसका मतलब होता है फियरलेस। सफदरजंग अस्पताल में वो बच्ची खामोश बिस्तर पर पड़ी रही। 16 दिसंबर को रात 9:30 बजे के करीब निर्भया और उसका दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे मूवी देखकर लौट रहे थे। तभी वो द्वारका के लिए एक प्राइवेट बस पकड़ते हैं जिसमें पहले से ही 6 लोग सवार थे। उसके बाद निर्भया के दोस्त और उन लोगों के बीच में बहस होने लगती है। अविंद्र को थोड़ा शक होने लग गया था कि शायद इस बस में कुछ ठीक नहीं है। फिर थोड़ी देर बहस होने के बाद वो लोग अविंद्र को लोहे की रोड से पीटने लगते हैं। उसके दोस्त को पीटने के बाद वो निर्भया को घसीट कर बस के सबसे पीछे वाली सीट के पास ले जाते हैं और उसका गैंग रेप करते हैं, जिसमें बाद में बस का ड्राइवर भी उसके साथ रेप करता है। लेकिन उनकी दरिंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जिस रोड से वो अविंद्र को पीटते हैं उसी रोड को वो निर्भया के प्राइवेट पार्ट में भी डालते हैं। निर्भया फाइट बैक करती है, वो खूब लड़ती है उन लोगों से, बट वो कब तक लड़ती क्योंकि वो 6 लोग थे। फिर वो उन दोनों के कपड़े भी उतार लेते हैं और उन दोनों को दिसंबर की ठंड में बिना कपड़ों के सड़क पर फेंक देते हैं। वो उन्हें कुचलने की भी कोशिश करते हैं बट वो बच जाते हैं। उन दोनों के ही शरीर पर काफ़ी सारी इंजरीज होती है। वो मदद के लिए भी पुकारते हैं, गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरती है, लोग भी गुजरते हैं, बट कोई उनकी हेल्प नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पीसीआर वैन आती है और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। हमें बैठाया, ब्लैक शीशे लगे थे, कर्टन्स लगी थी, परमिट नहीं थे जो कि बाद में मुझे पता चले। तो उसके बाद से वो लेके गए हमें, हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए, लेकिन उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी। और जो हमारी फ्रेंड थी वो भी काफ़ी आवाज़ लगा रही थी। हमारी लड़ाई हो रही थी, वो 5-6 लोग थे उसके, वो हम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने 100 नंबर डायल करने की कोशिश करी बट वो उन्होंने मोबाइल छीन लिया था। तो बस ऐसी चलती रही। फिर फाइनली उन्होंने आके एक फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी, आपको कुचलने की कोशिश करी। निर्भया के रेप में ये 6 लोग शामिल थे जिनके नाम थे विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, राम सिंह और जुवेनाइल जो पूरी तरीके से 18 साल का भी नहीं हुआ था। फिर दोनों को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। और दूसरी तरफ पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से और अविनेंद्र के बयान और जो उसने स्केच बनवाए थे उनकी हेल्प से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर गुनहगारों को अरेस्ट भी कर लिया था। और जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे कांड में 6 लोग शामिल थे, जिसमें से पहला था राम सिंह जो कि बस का ड्राइवर था जिसकी उम्र थी 30 साल। दूसरा था 26 साल का मुकेश सिंह जो कि राम सिंह का भाई था। इन दोनों को ही पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा था। दोनों ही साउथ दिल्ली के स्लम एरिया में रहते थे। तीसरा था 20 साल का विनय शर्मा जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर था। चौथा था 19 साल का पवन गुप्ता जो कि फल बेचकर अपना गुजारा करता था। पुलिस ने दोनों को ही यूपी और बिहार के किसी गांव से उठवाया था। पांचवा था 28 साल का अक्षय ठाकुर जो कि शादीशुदा था और जिसका एक छोटा 10 साल का बेटा भी था और उसे पुलिस ने औरंगाबाद से पकड़ा था। और फिर आता है छठा गुनहगार जुवेनाइल जिसे पुलिस ने आनंद विहार से अरेस्ट किया था। जब उनकी पूछताछ हुई तो ये पता लगा कि उसी दिन 16 दिसंबर को वो लोग पार्टी कर रहे थे, यानी कि उस दिन वो सारे के सारे नशे में थे। बाद में ये भी पता लगा कि उसी दिन
16 दिसंबर को इन्होंने एक कारपेंटर को लूटा भी था और ये सब हुआ था गैंगरेप होने से कुछ ही देर पहले, जिसमें उन्होंने उसके 1500 रुपये कैश और उसका मोबाइल फ़ोन लिया था और फिर उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी था। पर जहाँ पे उसे फ्लाईओवर के पास फेंका गया वहीं से 3 कांस्टेबल गुजर रहे थे जिनके नाम थे कैलाश, अशोक और संदीप। उन तीनों को उसने सारी बात बताई कि कैसे उसे लूटा गया, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने से साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि ये हमारे थाने का केस है ही नहीं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो 3 कांस्टेबल कुछ एक्शन लेते तो जो निर्भया और उसके दोस्त के साथ हुआ वो शायद ना होता। अरेस्ट होने के बाद पवन गुप्ता ने यह भी कहा था कि उसे उसकी गलती का एहसास है और उसे फांसी होनी चाहिए। जो मुकेश सिंह था उसके इनमेट्स ने उसे जेल में असॉल्ट भी किया था, जिसके बाद उसे एक अलग सेल में रखा गया जहां पर वो बिल्कुल अकेला रहता था। 11 मार्च 2013 को मुकेश सिंह का भाई राम सिंह जेल में ही खुद को फांसी लगा लेता है, लेकिन ये फिर भी अनक्लियर रहता है कि ये सुसाइड थी या फिर मर्डर। लेकिन उसकी फैमिली और उसका डिफेंस लॉयर ये कहता है कि ये मर्डर है और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसी के किसी सेलमेट ने ये मर्डर किया है। निर्भया की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी और उसके लिए लोग दुआएं भी कर रहे थे और सड़कों पर दंगे भी हो रहे थे। सब यही चाहते थे कि निर्भया के दोषियों को सज़ा मिले। निर्भया ने अपनी स्टेटमेंट में भी यही कहा था कि वो जीना चाहती है और उसके गुनहगारों को फांसी मिले। दिल्ली में उसकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी, इसलिए एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें ये फैसला लिया जाता है कि उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। और 28 दिसंबर को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जिसके बाद इंटरनल इन्फेक्शन और ब्रेन डैमेज होने की वजह से निर्भया 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर में ही अपना दम तोड़ देती है और ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ जाता है और वहीं उन अपराधियों के लिए फांसी की मांग होने लगती है। राम सिंह के मरने के बाद 5 अपराधी बचते हैं। सब यही चाहते थे कि निर्भया के दोषियों को फांसी हो और वही हुआ। कोर्ट ने पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को फांसी की सज़ा सुनाई। वो चारों कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करते हैं ताकि उनकी फांसी की सज़ा बदल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील रिजेक्ट कर देता है और वो उनके फांसी के फैसले को बिल्कुल सही मानते हैं और इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। 7 जनवरी 2020 को निर्भया के रेपिस्ट के लिए डेथ वारंट इशू होता है। काफ़ी सारी प्लीडिंग और अपील के बाद कोर्ट अपना फाइनल डेथ वारंट इशू करती है और ये फैसला किया जाता है कि 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे इन चारों को ही फांसी दे दी जाए। और फिर तिहाड़ जेल में 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को फांसी दे दी जाती है। लेकिन अभी भी एक अपराधी बचता है, जुवेनाइल, जिसका असली नाम होता है मोहम्मद अफरोज, जिसका बाद में नाम राजू रख दिया जाता है मीडिया द्वारा उसकी एज की वजह से। उसके लॉयर्स उसे नाबालिग बताकर उसकी सज़ा कम कराने की कोशिश करते हैं। वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और वही चीज़ उसके फेवर में निकलती है, जिसकी वजह से उसे 3 साल के लिए रिमांड होम में भेज दिया जाता है और 20 दिसंबर 2015 को उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या निर्भया के लिए ये सही में इंसाफ था? 6 दोषी जिसमें से सज़ा सिर्फ 4 को। क्या जुवेनाइल इसमें बराबर का गुनहगार नहीं था, बल्कि शायद वो ज़्यादा ही था, क्योंकि उसी ने ही सबसे ज़्यादा ब्रूटैलिटी उस दिन की थी, जिसकी वजह से निर्भया को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। और इस माँ को क्या सही में इंसाफ मिला? क्योंकि निर्भया का 6ठा दोषी तो आज भी खुला घूम रहा है। इन 6 रेपिस्ट में से एक की सोच यहाँ पर ये थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। इसका ये मानना था कि कोई शरीफ लड़की रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। अगर वो छोटे कपड़े पहनती है तो लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये सिर्फ इसी की सोच नहीं है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के बारे में ये सोच रखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रेप होने आज बंद हो गए? न जाने कितनी ऐसी निर्भया है जो इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा आज भी खटखटा रही है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें अपने घर की लड़कियों को रोकने की ज़रूरत है या फिर अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। निर्भया केस के बाद हमें लोगों में एक नया आक्रोश तो देखने को मिला था, लेकिन वो कुछ दिनों में ठंडा पड़ गया था। और न जाने हमारे देश में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो आज भी सेफ फील नहीं करती। अगर ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। तकलीफ ये होता है, वो तो मर गए लेकिन हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। एक बार पब्लिक के बारे में भी और मेरे जैसे विक्टिम के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पे क्या गुजरती है। मैं बैठती थी, हाथ पकड़ती थी तो वो सोती थी।
लेकिन यही दुख रहता है कि जब वो उसकी आवाज़ बंद हुई, आँख बंद हुई, तब मैं नहीं मिल पाई।